देश के स्तर पर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आज चर्चा में रहा। कल 9 दिसंबर से इसकी चर्चा शुरू हुई। आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मुद्दा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। क्या है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कौन कौन से इसमें ऑपोजिशंस आए, गवर्नमेंट ने क्या क्या डिफेंस दिया। इस केस स्टडी को हम बहुत ही यूनिक वे में प्रेजेंट करेंगे। मैं ही खुद गवर्नमेंट के एंड पर डिफेंस लॉयर का काम भी कर रहा हूँ और मैं ही ऑपोजिशन के एंड पर क्वेश्चंस भी पोज कर रहा हूँ। मैं दोनों के पक्ष आपके लिए रखूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बिल प्रेजेंट करते हुए देश के गृह मंत्री ने अच्छे से बिल की प्रॉपर स्टडी नहीं की, इसलिए बहुत से क्वेश्चंस पे वो आंसर नहीं कर पाए। जिन पॉइंट्स को लेके वो अग्रेसिव रहे वो एज यूजुअल था कि देश का बंटवारा 2 नेशन पे किसने कराया, इंदिरा गांधी से पूछो 1971 में किस बेसिस पे उसने बांग्लादेश के माइग्रेंट्स को लिया। ये वही बातें जो शुरू से बोली जा रही है, लेकिन बिल के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटेलेक्चुअल पर्सन के तौर पर कि कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें टेक्निकली लेकर के आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने बिल बनाया है एक्सटेंसिव डिस्कशंस के साथ, राय शुमारी के साथ, लोगों के बयान और लोगों के थॉट्स को साथ में लेकर के वो बिल में निकल करके आता है। और जो गृह मंत्री जो बिल प्रेजेंट कर रहे हैं उनका अपना एक जो पर्सनैलिटी है वो वहाँ पे अलग से निकल के आई। तो बिल और गृह मंत्री में अंतर दिखा मुझे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आज जब हम ये केस स्टडी देंगे आपको माइंड में एक बात रखनी है सबको। देखिए, गवर्नमेंट के इंटेंशंस और जिस भी पर्सन ने बिल प्रेजेंट किया उसके इंटेंशन एक अलग चीज़ है, बिल की मेरिट एक अलग बात है। बीइंग यूपीएससी कैंडिडेट, आने वाले समय के ऑफिसर्स, इस समय देश के जिम्मेदार नागरिक, एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, हर तौर पर जब मैं ये लेक्चर दूंगा मैं बिल की मेरिट पे बात करूंगा स्ट्रांगली। हम मेरिट पे बात करेंगे, गवर्नमेंट के इंटेंशंस पे भी मैं बात करूंगा डिटेल में कि गृह मंत्री की क्या अप्रीहेंशंस हैं इन्हें लेकर के आते हुए, क्या अप्रोचेस हैं, क्या थॉट्स हैं। लेकिन बिल की मेरिट इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल भी ना समझा जाए कि हम किसी एक सेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे सेक्शन के खिलाफ, किसी सरकार के वर्ग का समर्थन कर रहे हैं किसी के खिलाफ। मीडिया, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, सबको रिस्पॉन्सिबली इस बात को ध्यान में लेकर के चलना है कि वो किसी भी चीज़ की मेरिट और डीमेरिट को डिस्कशन किए बिना ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उसमें क्या सब्सटेंस था और क्या नहीं। ये डिसाइड होने के लिए नॉन सब्सटेंशियल भी अगर किसी चीज़ को बताना है उसके लिए भी मुझे उसके सब्सटेंस को रखना पड़ेगा, उसकी मेरिट पे बात करनी पड़ेगी। अगर बिना मेरिट डिस्कस किए मैं उसे नॉन सब्सटेंशियल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये अपने आप में एक इललेजिटिमेट वे है किसी चीज़ को डिस्कार्ड कर देना। यस, हम आएंगे कि इसके पॉलिटिकल इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं सरकार को और क्या सरकार का सेंटीमेंट इसके पीछे क्या है, हम उस पर बात करेंगे। मेरिट्स वी विल डिस्कस फर्स्ट। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द समझा दूं ताकि आपका माइंडसेट उस पर क्लियर हो जाए और आपको लेक्चर फिर पानी की तरह समझ आए। हम हर चीज़ पे बहुत विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो वेरी फर्स्ट वर्ड जो मैं आपको समझाऊंगा, जो हमेशा लेक्चर के दौरान यूज़ होगा और हर जगह पे घूम रहा है, दैट इज़ ILP, इनर लाइन परमिट। जब हम इनर लाइन परमिट की बात करते हैं तो ये क्या है, चलिए ध्यान से समझिए। देखिए, अंग्रेज़ों का भारत पे शासन हुआ करता था, ब्रिटिश रूल। उस समय में हुआ ये करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी एज अ कमर्शियल यूनिट। 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के थ्रू उन्हें अल्टीमेटली एक एक्सक्लूसिव बॉडी के तौर पर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस करने की परमिशन दे दी। जितने भी स्टेक होल्डर हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी उन स्टेक होल्डर की इन्वेस्टमेंट्स को और उनके शेयर्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती थी। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेक होल्डर की बात करूं तो क्राउन, रॉयल ट्रेजरी खुद एक अच्छी खासी स्टेक होल्डर थी इनडायरेक्ट सेंस में। तो रॉयल हाउस को, क्राउन को भी सेटिस्फाई करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये बात मान के हमें चलना है। ऐसे में 1873 का समय है और उस समय बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आता है। बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का पर्पस क्या है 1873 का? देखिए, इस समय जो क्राउन है, जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसने क्या लॉ लेकर के आया कि उसने कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनर लाइन परमिट इंड्यूस किया। मतलब जहाँ पर चाय की खेती होती है, जहाँ पर ऑयल का व्यापार होता है एंड ऑयल एक्सकवेशन हो रहा है या फिर ऑयल की फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर एलिफेंट का ट्रेड हो रहा है, तो टी, ऑयल, एलिफेंट ट्रेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से जुड़ी हैं। तो वहाँ पर अब क्राउन ये चाहता है कि जो क्राउन के एजेंट हैं, मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो इट इज़ एजेंट ऑफ द क्राउन समवेयर, इसके कमर्शियल इंटरेस्ट हार्म ना हो, इसके लिए जो ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं
सभी ब्रिटिश सब्जेक्ट जो हैं वो सारे वहाँ पर जा कर के ट्रेड एंड कॉमर्स ना कर पाएँ। अगर सारे वहाँ जा कर के ट्रेड एंड कॉमर्स करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट्स का कमर्शियल इंटरेस्ट हार्म होगा, क्योंकि मोनोपोली नहीं रह जाएगी। इसके लिए 1873 के बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत एक कंसेप्ट लाया गया कि जो भारत में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर बात करें अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे अगर आप बात करें नागालैंड, उसके नीचे बात करें हम मणिपुर, और उसके नीचे बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, इन 3 एरियाज में इनर लाइन परमिट उस समय इंड्यूस किया गया। नागालैंड में एक्सेप्ट दीमापुर को अगर आप छोड़ दें तो बाकी एरिया में इनर लाइन परमिट की ज़रूरत है। मतलब क्राउन की डिसीजन ये था कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स में से अगर कोई भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के एरियाज़ में जाना चाहता है तो उसे इनर लाइन परमिट इशू कराना पड़ेगा। इसके तहत उन्होंने ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को रोक करके रखा उस इलाके में जाने से, और क्राउन के एजेंट्स की जो मोनोपोली है वो बनी रही व्यापार और एस्टेट फार्मिंग पे। देश आज़ाद हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 भारत सरकार ने, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद 26 जनवरी 1950 जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब देश पर संविधान लागू हुआ है। 1950 में भारतीय सरकार ने सिंपली ये ब्रिटिश सब्जेक्ट वर्ड रिप्लेस कर दिया किससे, इंडियन सिटीजन से, और अल्टीमेटली ये इनर लाइन परमिट कंसेप्ट रिटेन कर लिया। ऐसे ही चलता रहा ये इनर लाइन परमिट कंसेप्ट। आज़ाद भारत की सरकार का ये कहना था कि इनर लाइन परमिट का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसकी सिक्योरिटी को हमें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम फ्री मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम हम बात करें तो म्यांमार और चाइना, इनके साथ बॉर्डर शेयर होता है, तो हमें बॉर्डर प्रोटेक्ट करना है, प्लस जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे उनके लोकल कस्टम, कल्चर, मैनर को हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि उनकी एथनिक क्लींजिंग ना हो जाए, उनकी आइडेंटिटी पे कोई हार्म ना आ जाए, आउटसाइडर्स लोग जहाँ के उनकी आइडेंटिटी को लूज़ ना करा दें, उनका लैंड और उनके कल्चर को हार्म ना कर दें। इसलिए ILP आज की डेट में भारतीय नागरिकों को इशू किया जाता है। ये एक तरह का टूरिस्ट परमिट है, जो टूरिज़्म परमिट के लिए आपको ट्रैवल परमिट, सॉरी टूरिस्ट कह रहा हूँ, एक ट्रैवल परमिट है जो ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए आपको इशू किया जाता है जब आप इन स्टेट्स में एंटर हो रहे हैं। इशू करने वाली अथॉरिटी कौन है? अरुणाचल जा रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश सरकार, नागालैंड जा रहे हैं तो नागालैंड सरकार, मिजोरम जा रहे हैं तो मिजोरम सरकार। मेनली ये 7 दिन के लिए इशू किया जाता है, कुछ कंडीशन में बढ़ा के 15 दिन भी कर दिया जाता है। तो इसकी 2 वैरायटीज़ हैं, एक शॉर्ट टर्म इनर लाइन परमिट, एक लॉन्ग टर्म। अगर आप लंबे समय के लिए वहाँ पर जाकर रह रहे हैं व्यापार या जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको लॉन्ग टर्म इनर लाइन परमिट मिल जाता है। इस तरह के 2 इनर लाइन परमिट है। रूटीन एक्टिविटी में यूजुअल प्रैक्टिसेस के तहत टूरिज्म के लिए शॉर्ट टर्म इनर लाइन परमिट मिलता ही रहता है, वो आप लेते ही रहते हैं। कुछ सरकारों ने तो पीछे प्रावधान भी बनाया था कि हम ऑन अराइवल इनर लाइन परमिट लोगों को दे दें ताकि टूरिज्म बढ़ पाए। इसी रायशुमारी में पीछे कुछ समय पहले मणिपुर ने अपनी असेंबली में बिल पास किया, मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल इसको कहते हैं। वहाँ की एक ट्राइबल सोसाइटी है जो मेजॉरिटी में, जिसको कहते हैं मेती ट्राइब। मेती ट्राइब के द्वारा मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल पास करके ये कहा गया कि भाई हमारे यहाँ भी फ्री मूवमेंट पे रोक लगे, ट्रैवल परमिट लोगों को मिलना चाहिए, हमारी भी आइडेंटिटी जो है बाकी चीज़ें खतरे में हैं। लेकिन अभी दिन तक, जब मैं कल की बात कर रहा था 9 दिसंबर तक, ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये चीज़ असेंट जो है पेंडिंग रहता है। इसी तरह से थोड़े समय पहले मेघालय ने एक बिल पास किया क्योंकि सबको डर था कि असम के एरिया में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोग इलीगल इमिग्रेंट कहला जाएंगे और ऐसे में फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, आसपास के राज्यों में, तो वो मेघालय ना आ जाएं। तो उन्होंने भी एक बिल पास कर दिया सभी लोगों ने सर्वसम्मति से मिलकर के कि 24 घंटे से भी ज़्यादा अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको खुद को रजिस्टर कराना है, रजिस्ट्री लेनी होगी। इस तरह का बिल उनका भी राष्ट्रपति के साथ अभी वो पास नहीं हो पाया। इनर लाइन परमिट के कंसेप्ट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर चलता है, दैट इज़ 6th शेड्यूल्ड एरिया एंड 5th शेड्यूल्ड एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली टोटल 8 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो टोटल 12 शेड्यूल्स आपको मिलेंगे, जिसमें 11वां शेड्यूल अगर आप देखें तो पंचायतों से जुड़ा है, 12वां शेड्यूल तो अर्बन लोकल बॉडीज से जुड़ा हुआ है, सभी शेड्यूल अलग अलग है, सैलरी से जुड़े हुए शेड्यूल हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से जुड़े हुए शेड्यूल हैं। मेनली हमें बात इस कॉन्टेक्स्ट में 5th एंड 6th शेड्यूल की करनी है। इंडिया की बात करें तो टोटल 100 मिलियन ट्राइबल पीपल्स इंडिया में रहते हैं
और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन इस समय अगर आप देखें तो लगभग 1300 मिलियन के अराउंड पहुंचने वाली है। तो ऐसे में इन 100 मिलियन ट्राइबल पीपल को हमें हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या होता है कि भारत के लगभग जितनी भी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, मेजॉरली जो ट्राइब्स हैं उन पर शेड्यूल 5 लागू होता है, क्योंकि शेड्यूल 5 ट्राइबल कम्युनिटी पे लागू होता है। वो ट्राइबल कम्युनिटी लगभग 9 राज्यों में रहती हैं, टोटल 9 स्टेट्स में रहती हैं, और उन पर ये शेड्यूल 5 लागू होता है, जिसके तहत उन्हें खास संरक्षण दिया गया है, खास अधिकार, खास प्रावधान उनके लिए किए गए। लेकिन शेड्यूल 6 जो है ये कम्युनिटी ना होकर के पर्टिकुलरली एरिया पे ही लागू हो जाता है, ये एरिया पे लागू होता है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे लागू होता है मेजॉरली। अगर आपसे कोई पूछे शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में से ज़्यादातर कौन सा लागू है ट्राइब्स पे, तो आंसर करिए शेड्यूल 5। 9 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड मेजॉरली ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे ये लागू होता है। लेकिन शेड्यूल 6 भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से, नॉर्थ ईस्ट में से 4 राज्यों पे लागू होता है, 4 स्टेट्स पे लागू होता है। अब इन 4 स्टेट्स की बात करें तो वो स्टेट्स जिन पे ILP लागू नहीं हुआ तो उनको किसी तरह का प्रोटेक्शन तो देना है। जैसे सबसे पहले ILP नहीं लागू हुआ आसाम, तो आसाम को कोई तो प्रोटेक्शन देना है। नेचुरली दूसरा मेघालय होगा, कोई तो प्रोटेक्शन देना ही है। नेचुरली तीसरा त्रिपुरा होगा, कोई तो प्रोटेक्शन देना है। लेकिन एक स्टेट जो ओवरलैप करता है 2 प्रोटेक्शन से, दैट इज मिजोरम, तो इसमें मिजोरम भी कवर होता है। आई बात समझ में? तो ये जो हमने शेड्यूल 6 के तहत इन पर्टिकुलर 4 स्टेट्स को प्रोटेक्शन दे रखी है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रखी है? हमने यहाँ पर ADCs बना रखी हैं, इनको कहते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये सारा टॉपिक आपके लिए UPSC के लिहाज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जानकारी बेपनाह है। ADCs ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल्स इनको बोलते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का? सपोज कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में मैं बात कर रहा हूँ आसाम की, तो मैं आपको ये बता दूं कि कुल 4 राज्यों में इस समय टोटल 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वर्क कर रही हैं। मैं आपके सामने लिख देता हूँ उन काउंसिल्स के नाम, चलिए समझ लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं आसाम की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, तो यहाँ पर 3 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम कर रही हैं। बोडोलैंड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम कर रही है। कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम कर रही है। एंड दीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम कर रही है। तो 3 आसाम में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स काम कर रही हैं। तीनों डिस्टिंक्ट एरिया है, बोडो पीपल, कार्बी आंगलोंग एरिया एंड द दीमा हसाओ पीपल। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेघालय में आप सब जानते हैं वो 3 पहाड़ियाँ और उनके नाम, तो गैरो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या गैरो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड जैंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रिपुरा की, तो इसमें सिर्फ एक है त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और उसके बाद आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम में लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मारा पीपल हमने पढ़ा था ना, लाई पीपल है यहाँ पर, मारी पीपल है मारा, तो मारा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एंड मिजोरम में एक और है दैट इज, तो अभी याद आ जाएगी। टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर वर्किंग इन दीज पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 4 स्टेट्स हैं और 10 टोटल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। अब ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की खासियत क्या है? देखिए, ऑटोनॉमस कैरेक्टर दे रखा है इनको, क्योंकि डिस्टिंक्ट कल्चर, कस्टम, मैनर है ट्राइबल पीपल का, इसलिए उनके ऊपर नेशनल लॉज यानी कि सेंट्रल लॉज एंड स्टेट लॉज पाबंद हो जाते हैं एक लेवल पर जाकर के, उन पर लागू नहीं होते, और अगर लागू होते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होते हैं। तो इस तरह से उनको एक खास तरह का प्रोटेक्शन दे रखा है, स्पेशल स्टेटस जैसे हम कह सकते हैं। पार्लियामेंट्री लॉज एंड असेंबली लॉज, विधानसभा के लॉज इन पर लागू नहीं होते, और अगर होते हैं तो कुछ खास मॉडिफिकेशन के साथ लागू होते हैं। तो ऐसे में इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास खुद की लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि ये कानून बना सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के तलक, उसे रेगुलेट करने को लेकर के। सेकंड, इनके पास स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, ये अपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये खास तरह के जुडिशरी प्रोविजंस भी कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। इनको आज़ादी है अपने कस्टम कल्चर मैनर पर बेस्ड विलेज पंचायत और बाकी बॉडीज़ बनाने, विलेज अदालतें, ग्राम पंच अदालतें बनाने की इनको आज़ादी रहती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बनती हैं। आई बात समझ में? जो उन्हीं के कस्टम कल्चर मैनर पर काम करती हैं।
कस्टमरी कोर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, कस्टमरी जुरिस्डिक्शन सिस्टम जिसे हम कहते हैं। लेकिन जब ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात की तो फाइनेंसेस अल्टीमेटली इन्हें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव आज़ादी है, लेजिस्लेशन एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जरूर रहेंगे और लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस जो सेंट्रल और स्टेट की रहेंगी उसी के तहत रहेंगे। तीसरा, जब मैंने कहा कि इनको जुडिशरी की आज़ादी रहती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सबॉर्डिनेटेड ही होती है, इनकी जुडिशियल एक्टिविटीज़ भी उससे बाहर नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी ऑटोनॉमस वे में अपना काम करते हैं। इस पर डिटेल में लेक्चर रखेंगे। इन्हें कई प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ती हैं और इनका क्रिटिसिज्म भी है। कई अधिकार जो पंचायतों को मिले हैं वो वहाँ पे औरतों को नहीं मिले हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग औरतों को 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो मैंने ILP समझा दिया आपको और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरियाज मैंने आपको समझा दिए, ये हमें क्लियर हो गया। ओके, अब हमको क्या समझना है, आज का सारा प्रोसेस जिस पर टिका हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें सिटीजनशिप का प्रावधान पहले से ही था। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो हमने उसके अंदर सिटीजनशिप का प्रावधान रखा था। और उसके बाद जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस किया गया, जिस दिन भारतीय गणराज्य पर भारत का संविधान लागू किया गया, उस दिन उसमें नागरिकता से जुड़े हुए सारे के सारे प्रावधान थे। इस बात को आपको समझना है। तो सिटीजनशिप के रिलेटेड अगर हम चलें तो पार्ट 2 में कॉन्स्टिट्यूशन के ये मेंशन है और इससे रिलेटेड आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कुल 6 आर्टिकल्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा नागरिकता को लेकर के और कौन कौन से प्रावधान हैं, तो सिटीजनशिप बिल सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो इन आर्टिकल्स के साथ मिला करके रीड किया जाता है। इन आर्टिकल्स को कि एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा होती है। समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स होते चले गए और उन्हीं अमेंडमेंट्स में एक नया कदम अमेंडमेंट का जो उठाया गया वो अब है। देखिए 2016 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया। बिल विधेयक होता है। जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई लॉ बनता है, शुरुआत बिल से होती है। बिल पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश हुआ है तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है और उसके बाद चला जाता है राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा में पेश हुआ है तो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में जाता है, वहाँ से पास होकर चला जाता है राष्ट्रपति के पास। उसके बाद जब राष्ट्रपति उसे अपना असेंट दे देते हैं तो इंडिया के गज़ट में वो छपता है और इंडियन गज़ट में छप जाने के बाद अल्टीमेटली वो एक लॉ हो जाता है, स्टैच्यूट बन जाता है। तो इंडियन स्टैच्यूट में दर्ज होने के बाद स्टैच्यूट हो जाता है। ओके, अब अगर इस प्रक्रिया के तहत देखें तो 2016 में विधेयक लाया गया, बिल लाया गया, विधेयक बिल को कहते हैं, चलता रहा और 2019 जनवरी में लोकसभा से पास हो गया। लेकिन जब ये 2019 लोकसभा में पास हुआ था तो अल्टीमेट अपोजिशन आई थी उस समय आसाम की जनता की तरफ से, क्योंकि आम चुनाव का दौर था, जनरल इलेक्शंस थे उस समय लोकसभा के, और सरकार को ये पता था कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही डिसीजिव फैक्टर के तौर पे काम करेगा। सरकार ने उस ऑपोजिशन को न्यूट्रल करने के लिए उस समय में आप ये मान सकते हैं कि जानबूझ करके ही राज्यसभा में बिल पास नहीं करवाया, डिले हो गया, और बाय रूल अगर लोकसभा ही पूरी हो गई 5 साल की और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो जो बिल लोकसभा में पास हुआ है सिर्फ और सिर्फ और राज्यसभा से अभी पास नहीं हो, वो ऑटोमेटिक उस लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ ही डाइल्यूट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बिल वो ख़त्म हो गया। ऐसा माना जाता था कि गवर्नमेंट ने पर्पसली उसे लैप्स करवाया है। ओके, अब अगर हम इस प्रोसेस के तहत चले तो वो दोबारा प्रक्रिया हो गई और अब 4 दिसंबर 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने इसको बिल को असेंट दिया और 9 दिसंबर 2019 को देश के गृह मंत्री ने ये बिल जो है वो पेश कर दिया। पेश होने के लिए खास बात इस बार ये हो गई थी कि बिल पेश करने तक के लिए भी वोटिंग करानी पड़ गई। बिल सीधा पेश नहीं हो पाया, बिल पेश होने के लिए वोटिंग कराई गई और अच्छी खासी 290 से ऊपर की मेजॉरिटी से बिल पेश होने की अनुमति पा ली गई। लगभग 80 के अराउंड लोगों ने अपोज किया था। लेकिन जब बिल के ऊपर चर्चा हुई, बिल आगे बढ़ा तो बिल पास भी करा लिया गया। फिर वही स्टेटस 290 के अराउंड लोगों ने इसे पास होने की परमिशन दे दी और 80 के अराउंड लोगों ने इसको अपोज कर दिया। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 293 लोग इसके फेवर में रहे, 82 जो है इसके ऑपोजिशन में रहे। ओके,
अब अल्टीमेट इसको जाना है राज्यसभा में, राज्यसभा में जाने के बाद ये पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास अधिकार हैं 3 वीटोज़ के। देखते हैं राष्ट्रपति वो करते हैं कि नहीं करते हैं। 3 वीटो राष्ट्रपति यूज़ कर सकते हैं। पहला अधिकार राष्ट्रपति के पास ये हो सकता है कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। इसको कौन सी वीटो कहते हैं हम? सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति इसे फिर से विचार के लिए भेजेंगे। दूसरा विचार ये है कि राष्ट्रपति इसे क्या कर सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, यानी कि पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा अधिकार जो उनके पास ये है वो कौन सा है? हाँ, एब्सोल्यूट वीटो। वो इसे विद होल्ड कर सकते हैं, इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, 3 वीटो के प्रावधान राष्ट्रपति के पास रहेंगे। वो राष्ट्रपति की बात है, वो क्या करते हैं क्या नहीं कर ले, क्योंकि मेजॉरिटी पास होकर के ही गया है। और अगर आप बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक तरह से राष्ट्रपति के साथ मिलकर के ही चलती है। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस पर ही काम करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास जब ये जाएगा, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से पारित है, लेकिन उनके पास ये 3 वीटोज़ है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। मान लीजिए ये कानून बन जाएगा या जो भी है, वो एक अलग बात है। अभी के लिए इसके फेवर में क्या है और इसके अपोज में क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें प्रावधान क्या है, पहले हमें कुछ अंतर समझने पड़ेंगे, उसको समझिए। 1955 के जब हम एक्ट की बात करते हैं, उसमें क्या प्रोविजन था और इसमें क्या प्रोविजन। देखिए 1955 के एक्ट के मुताबिक ये हुआ करता था कि अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आप इंडिया में अगर आए हैं तो कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पहली बात। और वो लीगल डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब आप इलीगल इमिग्रेंट ना कहलाएं, आप लीगल इमिग्रेंट कहलाएं। इलीगल इमिग्रेंट वो होता है जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला तो वो किसी वैध दस्तावेज के ही भारत आ गया, यानी कि वो किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ही भारत एंटर हो गया। या दूसरी बात, वो आया तो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ था, लेकिन उससे लीगल डॉक्यूमेंट की म्याद खत्म हो गई, एक्सपायरी हो गई, वो फिर भी यहाँ रही जा रहा है, ये इलीगल है। 1955 के प्रावधान के मुताबिक मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इलीगल इमिग्रेंट किसी भी लेवल पर एलिजिबल ही नहीं था भारत में सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। इस बात को आप मानिए। हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम, मुस्लिम, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट अप्लाई करने के लिए वैलिड ही नहीं था। ये बात समझ में आई? मतलब मुस्लिम पहले भी अगर इलीगल वे में भारत आया है तो वह एलिजिबल नहीं है कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे। और वो आज भी 2019 के बाद भी एलिजिबल नहीं रहेगा। तो उसका स्टेटस 70 साल से लेकर के जो सेम आ रहा है, आगे भी यही है। इसमें यह ध्यान रखिए कि मुस्लिमों के ये सारे बिंदु मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको क्लियर होना चाहिए जब आप कुछ भी न्यूज़पेपर या प्रेस या मीडिया खबर सुन रहे हैं। अधिकार घटाए नहीं हैं, जैसा स्टेटस था वही स्टेटस मेंटेन है। तो स्टेटस को है मुस्लिमों का। परिस्थिति जस के तस बनी है, पहले से दिए अधिकार काटे नहीं गए हैं। नए प्रावधान के तहत नए अधिकार दिए नहीं गए, समझिए इस बात को। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें अब क्या कर दिया है 2019 में कि अगर तो आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आए थे और वो एक्सपायर हो गया, या आप बिना लीगल डॉक्यूमेंट के ही आए हैं, 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप भारत आ गए हैं, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपको एलिजिबल एटलीस्ट बना दिया है कि आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट बन जाना 2019 इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये ऑटोमेटिक यूनिवर्सल सिटीजनशिप है। मतलब आपको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, आप सिर्फ अयोग्य थे और योग्य हो गए। 1955 के मुताबिक आप हमेशा से अयोग्य रहने वाले थे, लेकिन अब आप योग्य हो गए। पहले इनएलिजिबल थे, अब एलिजिबल एटलीस्ट हो गए। और एलिजिबल होने के बाद भी आपको फाइल करना पड़ेगा, फिर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, प्रकृतिकरण के प्रोसेस को, और फिर आप भारत के नागरिक बनेंगे सारी प्रक्रिया का पालन करके। आई बात समझ में? लेकिन ये बेनिफिट दिया किसको गया है? ये बेनिफिट दिया गया है हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये इनको दिया गया है। वो नहीं कह रहे एक्सेप्ट मुस्लिम, ये कह रहे हैं मीडिया। बच्चे ने एक सवाल पूछा था कि सर फिर ये ऐसा ही कह देते कि एक्सेप्ट मुस्लिम ये बाकियों को दिया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, इस बात को ध्यान में रखिए। इनको दिया जा रहा है, इनका नाम है, दैट्स इट। फिर सवाल ये बनता है कि छोड़ा कैसे? मुसलमानों को ही छोड़ा ना,
जूइश पीपल को छोड़ दिया, और कुछ वो लोग ये पर सवाल लेके आए थे कि एथीस्ट भी छोड़ दिए। एथीस्ट कहाँ जाएंगे, नास्तिक लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या कसूर है भाई। भगत सिंह का उदाहरण है, एथीस्ट ही थे वो। तो ये इनका नाम आता है कि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को ये दिया जाएगा। पहले इनएलिजिबल थे, अब एलिजिबल हो गए। चलिए, पहले इनएलिजिबल तो कर ही नहीं सकता, लेकिन जो लीगल में इमिग्रेंट है, जो लीगल है, एलिजिबल है, जो वो क्या करेगा, उसके पास दो ग्राउंड से सेटिस्फाई करनी पड़ती थी सिटीजनशिप के लिए। सबसे पहले लास्ट 14 ईयर से वो में से 11 ईयर एटलीस्ट उसने इंडिया में बिताए हों, पिछले 14 सालों में से 11 साल उसने एटलीस्ट भारत में बिताए हों। पिछले 14 साल कौन से, जिस दिन एप्लीकेशन कर रहा है उसके पिछले 14 सालों से। आई बात समझ में। और अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जब एप्लीकेशन कर रहा है उसके ठीक इमीडिएट, उसके प्रीसीडिंग 12 मंथ, उसके इमीडिएट 12 महीने पहले से लगातार भारत में रह रहा होना चाहिए। तो 11 साल प्लस 12 मंथ माने 1 ईयर, तो कितना हो गया टोटल, 12 ईयर। पहले 12 साल का समय लगता था आपको नागरिकता लेने के लिए। एक तो 14 साल में से लगभग 11 साल भारत में हो, और जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं 1 जनवरी 2020 को फाइल कर रहा हूं अपनी सिटीजनशिप के लिए, तो 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक इमीडिएटली 12 महीने मैं भारत में ही होना चाहिए। इसके पहले मेरे 11 साल पूरे हो चुके होने चाहिए, तो 12 साल टोटल हो गया। और आज के प्रावधान में अगर आप कहें तो टोटल आपको रहना कितना है, 5 साल। 11 साल की जगह कितना रहना है, 5 ईयर। और फाइल करने के इमीडिएट पहले प्लस 12 मंथ, तो टोटल कितना हो गया, 6 ईयर। पहले 12 साल में नागरिकता मिलती थी, अब 6 ईयर में मिलती है, आधा हो गया। कितना हो गया, आधा हो गया। तो पहले के कंपैरेटिवली ये फर्क अब आपको दिखता है। आई बात समझ में। इतना मोटा माटी डिफरेंस हम रखेंगे, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इतना डिफरेंस आपके लिए अभी तथ्यों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ये आप समझ गए। इस पे मैं काउंटर करूंगा, हर बात पे, हर चीज का आंसर करूंगा मैं। चलिए, अब आता है सवाल कि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, क्या पर्टिकुलरली इनका मेंशन किया है कि ओरिजिन कंट्री कौन सी होगी इनकी, मतलब राष्ट्र रेजिडेंस क्या होगा इनका, ये मेंशन किया है। ये कंट्रीज होंगी इनकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चलिए, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं और उस वे में अब आंसर खेल जवाब करना शुरू करते हैं। ऑपोजिशन सवाल करता है, मैं सवाल करता हूं बीइंग ऑपोजिशन यहाँ पर, और किया भी गया था गृह मंत्री से, जवाब उस लेवल पे दे नहीं पाए कि इसमें नेपाल और भूटान क्यों नहीं, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि भारत की ज़मीनी सीमा से जुड़े हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रवासियों को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो उसमें सवाल आया कि नेपाल, भूटान क्यों नहीं। जवाब उनका आ नहीं पाया, काउंटर क्वेश्चन में उलझ गए। जवाब करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप नेपाल और भूटान की बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक बात को समझना है, ये लाइन को आप अच्छे से समझिए जो मैं अब लाइन बोलने जा रहा हूं। धर्म के आधार पर सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा इस एक्ट के मुताबिक। हम एक्ट की कॉम्पिटेंस पे बात कर रहे हैं, बिल की मेरिट पे बात कर रहे हैं। रिलीजन के बेसिस पर इसमें सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। धार्मिक आधार पर जिनसे प्रताड़ना हुई है उनको इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। दोनों बातों में फर्क पता लगा। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं होगी, धार्मिक आधार पर जिन्हें प्रताड़ना मिली है उनको नागरिकता होगी। दोनों लाइनों में फर्क है। रिलीजन के बेसिस पे सिटीजन नहीं होगा, जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है उनको सिटीजन होगा। दोनों लाइनों में अंतर है, पहली बात। अब यहां से एक सवाल उठ खड़ा होता है, रिलीजियस परसिक्यूशन किसका होगा? तो रिलीजियस परसिक्यूशन होता है जो माइनॉरिटी होता है। अब अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, तो उनके संविधान को अगर देखें तो क्लियरली है कि इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक बांग्लादेश। तो नेचुरली जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ मेजॉरिटी में हैं, तो जो माइनॉरिटी है उसी के साथ रिलीजियस परसिक्यूशन होगा, धार्मिक उत्पीड़न। तो इसलिए नाम जो इंक्लूड किए गए हैं उन नामों में हिंदू, सिख,
बुद्ध जैन पारसी क्रिश्चियन नाम जोड़ा गया है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम नहीं है क्योंकि ये बट ऑब्वियस है कि जिन 3 कंट्रीज का जिक्र किया है वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। बिल्कुल भी हड़बड़ाए ना लेक्चर में, एक एक बिंदु का जवाब देंगे कि अहमदिया क्यों नहीं, बलूची क्यों नहीं, पख्तूनवा क्यों नहीं, मालदीव्स के क्यों नहीं, तमिलियन क्यों नहीं, बुद्धिस्ट क्यों नहीं, रोहिंग्या क्यों नहीं, एक एक सवाल का जवाब करेंगे अपन, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। पहले प्रक्रिया समझो, मेरिट को समझो, ये समझेंगे आगे पहुंचेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई अपन को। अब इस बेसिस पे देखें तो नेपाल की अगर अपन बात करें तो नेपाल कह सकते थे, मुस्लिम ये कह सकते थे कि भाई हमारा नाम इसमें होना चाहिए था क्योंकि जमीनी सीमा से नेपाल जुड़ा है और नेपाल पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राजतंत्र है। तो फिर वहां पे तो मेजॉरिटी एक तरह से हिंदू हो गई और फिर मुसलमानों पे तो उत्पीड़न हो ही सकता है, तो फिर हमारा नाम क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो गया कि जब किंगडम थी तब नेपाल हिंदू किंगडम थी, लेकिन लंबे समय से नेपाल संविधान की आग में झुका हुआ है। लंबे समय 2008 से लेकर के संविधान का प्रोसेस चल रहा है और उस संविधान में नेपाल सेकुलर कैरेक्टर का नेपाल है। तो नेपाल अपने आप में एक सेकुलर स्टेट है, वो हिंदू या मुस्लिम में स्टेट नहीं, मतलब उनका डिक्लेयर्ड जो स्टेट है वो स्टेट डिक्लेयर्ड रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं चलता। ओके, उनका कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम बात करें तो नेपाल के साथ भारत की मैत्री संधि है, इंडिया की नेपाल के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1954-55 ऑनवर्ड्स, और इसकी वजह से नेपाली क्लियर कट भारत में आ सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, यहाँ की जॉब्स ले सकते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, पूरी आज़ादी, और आप नेपालियों को देखते भी हैं। तो ये दूसरा अधिकार पहले दिन से ही नेचुरली मिला हुआ है, तो ऐसा कोई उत्पीड़न वाला तो रहेगा नहीं, वो तो फ्रीली इंडिया आ सकते हैं। बॉर्डर पर खुला बॉर्डर है, सड़क है, जाती आती है। तीसरा मुद्दा उठाया गया कि मधेसियों पे उत्पीड़न होता है, तो मधेसी कहाँ जाए नेपाल के। मैं आपको बता दूं, मधेसी इशू पे हमारा लेक्चर है, हम अपलोड कर देंगे। मधेसी तराई इलाके में रहते हैं नेपाल। मधेसी की बात करें तो मधेसी का नेपाल में इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल सोशल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। मधेसी कब मांग रहा है भारत की नागरिकता? मधेसी तो मांग ही नहीं रहा नागरिकता। अगर मधेसी को हम भारतीय नागरिकता दे देंगे, उल्टा मधेसी के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है नेपाल में, हम उसे उससे वंचित कर देंगे, क्योंकि फिर नेपाल उन्हें भारतीय कह करके रोक लगा देगा। क्योंकि इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में हमने तो नेपाल को बहुत कुछ दिया है, लेकिन नेपाल बीइंग हिमालयन स्टेट हम पे बहुत सी रोक लगाता है अपनी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। इस ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में रेसिप्रोसिटी बहुत कम है, यानी कि आदान प्रदान बराबरी का उस लेवल पे नहीं है। हमने ज़्यादा अधिकार दिए हैं, उन्होंने कम एक्सेस दिया है हमें। और ऐसे में अगर हम मधेसियों को भारतीय नागरिकता दे देंगे तो वो तो फिर पूरी तरह से नेपाल के अधिकारों से वंचित। इसी की तो इतने लंबे समय से संवैधानिक लड़ाई चल रही है वहाँ पर। तो ये आप मधेसी इशू को उस सेंस में जरा समझिए। अब आती है बात भूटान की, तो भूटान तो आज दिन तक एक किंगडम है। भूटान की अगर हम बात करें तो वो तो आज दिन तक एक किंगडम के तौर पर काम कर रहा है। तो उसका तो इस्लामिक है या हिंदू है या कौन सा कैरेक्टर है, सेकुलर, कुछ के लिए वो किंगडम के तौर पर काम कर रहा है, तो उसको इसमें लेने का कोई तल्लक नहीं। प्लस दूसरा, नेपाल भूटान के साथ भी हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है 1954-55 से, तो उसके साथ भी पूरी बॉर्डर अपना खुला हुआ है, गाड़ियाँ जाती आती हैं, वो लोग भी भारत आ सकते हैं, हम भी वहाँ जा सकते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। ये 2 कंट्रीज हमें क्लियर हो गई। तो 3 कंट्री आती हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब सवाल उठाया गया मनीष तिवारी के द्वारा कि भाई अगर हम आर्टिकल 10 देख लें मालदीव्स का, आर्टिकल 10 देखें हम मालदीव्स का, तो मालदीव्स के आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग वो भी एक तरह से खुद को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं कि उनका भी एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर काम चल रहा है, तो फिर उनका नाम यहाँ पर शामिल क्यों नहीं हो रहा। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार का नाम क्यों नहीं शामिल हो रहा, क्योंकि वहाँ से भी तो रोहिंग्या इतने बड़े पैमाने पर खदेड़े जा रहे हैं। अहमदियों का क्या होगा भाई, अहमदिया किधर जाएंगे पाकिस्तान के, बलूची किधर जाएंगे। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाई चाइना के जो बुद्धिस्ट हैं उनका क्या करेंगे आप, वो कहाँ पर चले जाएंगे, उन पे क्यों नहीं बात की। चलिए अब 1 बाय 1 बातें करते हैं, ध्यान से समझो, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला एस्पेक्ट तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 6 के 6 लिए कैसे गए, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी एंड क्रिश्चियन कैसे लिए गए। तो इसमें एक तर्क तो ये दिया गया था अर्लियर कि ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं, इनका कल्चर इंडियन ओरिजिन है, इनका रिलीजन इंडियन ओरिजिन है, बुद्ध, जैन, हिंदू, सिख। लेकिन अब सवाल ये आ जाता है, क्योंकि सिख, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध की बात करें तो ये ऑफ शूट ही हैं
पहले के जो रिलीजन है उनसे आगे निकल आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं पारसी और क्रिश्चियन की, तो वो तो ओरिजिनल नहीं है। पारसी आप सब जानते हैं ज़ोरोस्ट्रियंस, ये ईरान से आते हैं, और क्रिश्चियन आपको पता है कॉलोनियलिज्म है या फिर ट्रेड एंड कमर्स या फिर मिशनरी एक्टिविटीज़, तो या तो मेजॉरली कन्वर्टेड है या फिर डायरेक्टली वहाँ पर से आकर के बसे हुए हैं, तो यहाँ से तो नहीं ओरिजिन हुआ इनका, तो ये दोनों कैसे कंसिडर्ड हैं। तो इसमें अब आपको थोड़ा पेच समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बिल की कॉम्पिटेंस एक अलग बात है, अब आता है यहाँ पे पॉलिटिकल इंटेंट। मैं पॉलिटिकल इंटेंट से बोलने जा रहा हूँ, समझो क्या फ्रेमर के माइंड में क्या रहा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमर के माइंड में ये चीज़ रही है यहाँ पर कि क्रिश्चियनिटी को बाहर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को अलग थलग नहीं कर सकते खुद से। बड़े लेवल पर यूरोपियन वर्ल्ड, अमेरिका, और बड़े लेवल पर क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरफ से जो मेन कंट्रीज़ हैं, चाहे फ्रांस है, जो स्पेन है, जो जर्मनी है, जो इंडिया की सपोर्ट में इतने लंबे समय से, वहाँ से एक ज़बरदस्त प्रेशर आएगा। और इंडिया 370 एब्रोगेट इसी दम पे कर पाया क्योंकि विश्व भर में समर्थन था भारत को। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अच्छी लामबंदी की है और उसका समर्थन था, इसलिए हर विश्व के हर पटल पे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और भारत को समर्थन मिलता रहा सबका। इस दम पे 370 खत्म हुआ। आप एक बात याद रखना, केवल तुर्की और मलेशिया के कुछ स्वर छोड़ देते और कोई भी पाकिस्तान के हित में बोल नहीं पाया। इनफैक्ट चाइना भी उतना ओपन होके, वोकल होके नहीं आ पाया। ऐसे में क्रिश्चियन समाज को इसमें रखना अनिवार्य हो जाता था भारतीय राजनीति के इतिहास से, वरना ये अलग थलग कर दिए जाते, रेमिफिकेशंस और रिपरकशंस बहुत झेलने पड़ते। इसको तकनीकी तौर पे समझिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, तो बहुत बड़ा वर्ग है ऐसा हिंदू समाज का ही जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। बहुत बड़ा समाज था ऐसा हिंदू वर्ग का ही जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था, और इसकी वजह से अगर वो आने भी दे दिए जाएं तो कोई आपत्ति नहीं है। माना जाता है कि हो सकता है उनकी घर वापसी हो जाए, या हो सकता है आने के बाद कल्चर, कस्टम, मैनर उनका काफ़ी हद तक हिंदुइज्म से ही जुड़ा रहेगा, वो भी एक अच्छा वोट बैंक बन जाएंगे। ये दूसरी बड़ी बात आती है कि पारसियों क्यों अलाउ किया। भाई मेरी बात सुनो एक ध्यान से, इतना लेक्चर पढ़ा दिया पॉपुलेशन पे। भारत में सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए उल्टा चल रहा है, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, बच्चे पैदा करो, उनकी जनसंख्या ही क्या रह गई है। ऐसे में किन जमानों में वो माइग्रेट हुए हैं, याद करो जब मुस्लिम आक्रमण ईरान पे हुआ। वो पारसी एक वेव है, ज़ोरोस्ट्रियन एक वेव है जो उन सदियों में आ गए। अब कोई रीसेंट माइग्रेशन कोई सुनी आपने, को वेव सुनी को पारसियों की भारत में भाई? तो ऐसे में यहाँ पर अश्योर्ड था कि यहाँ से कोई नंबर्स आएंगे ही नहीं, पारसीज आने से रहे। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर और कंट्री लेवल पर यह प्रोजेक्ट होना चाहिए कि लिटरली हम सारी माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, इसलिए पारसी उसमें रखा गया कि केवल ये ना दिखे कि भाई हम बुद्ध, सिख, जैन, हिंदू, जो सिर्फ 4 मेन रिलीजन इस कंट्री के हैं, सेकुलर कैरेक्टर इंडिया लूज कर रहा है। इंडिया बात नहीं कर रहा क्रिश्चियनिटी की, इंडिया बात नहीं कर रहा इस्लाम की, इंडिया बात नहीं कर रहा पारसी की, ऐसा नहीं है। इंडिया बात कर रहा है पारसी की, इंडिया बात कर रहा है क्रिश्चियन की, क्योंकि इंडिया सेकुलर है, ऐसी एक छवि बनाई गई और पारसी अलाउ किए गए। असल मायने में अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपसे पूछता हूं कितने जैन आएंगे वापस? जैन की जनसंख्या है ही क्या गुजरात और महाराष्ट्र में, बताइए मुझे आप। 0.4%। तो वर्ल्ड लेवल से कितने का आएंगे इमिग्रेंट भाई? किधर है इमिग्रेशन इनका? असल मायने में अगर आना है, और भारत में बुद्ध की पॉपुलेशन क्या है भाई? महाराष्ट्र, लद्दाख और सिक्किम में छोड़ करके। अगर कोई आएगा सही मायने में तो हिंदू ही आना है, इसको समझो ध्यान से। और अफगानिस्तान से सिख आना है। ये 2 परसिक्यूशन पाकिस्तान में भी है हिंदू पे, अब बांग्लादेश में भी है, और कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी है। तो ये खेल जो है मेन, ये वो जो हिंदू सेगमेंट है एक बड़ा, उसके लिए ये है। लेकिन अब अपन ऐसा कह नहीं सकते थे क्योंकि हमने नाम माइनॉरिटी लेना है, क्योंकि कंसेप्ट मेजॉरिटी कंट्री का चल रहा है। आई बात समझ में? तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये है जो पॉलिटिकल इंटेंट। लेकिन बात बिल की मेरिट की करते हैं। बिल अपनी मेरिट पे चल रहा है पूरा, बिल ने मेरिट नहीं लूज की। बिल मेरिट पे ये तर्क देता है कि भाई कैसे एक्सेप्ट कर लें भाई रोहिंग्या को म्यांमार से। कंसेप्ट समझो, रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड को भूलो मत, ध्यान से समझो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बात ये कही जाती है कि अगर मुस्लिम जो है उस पर रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो 51 कंट्रीज अवेलेबल हैं उसके